हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पर हिंदी यूपीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्र। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से सर कि जो नए नए बच्चे आ रहे हैं सर, हाउ टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी के प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, आईएएस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं, जो नए नए बच्चे हैं, जो जिनको बारे में नया नया पता चला है व्हाट इज़ यूपीएससी, आईएएस क्या होता है, या उनके इर्द गिर्द लोग जो होंगे उनसे मोटिवेशन लेके वो लोग तैयारी करने आ रहे हैं, तो उनके उन बच्चों के लिए है हाउ टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन। बेसिक्स में बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और आप क्या क्या मतलब कि कौन सी बुक। वैसे तो मैंने पहले वीडियो बना दी है आपके लिए कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। इस वीडियो में आपको बस बेसिकली मैं बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू करनी है। और इसमें मैं प्लान बताऊंगा आपका। मान लीजिए आपको प्लानिंग कैसे करनी है। यूपीएससी में प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी। ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। आपको डे कैसे प्लान करना है, आपको आपका दिनचर्या क्या रहेगा, हाउ टू स्टार्ट योर डे, आप कैसे कैसे प्लान करना है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ओके। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जो अभी दिल्ली में घटना हुई है बेहद बेहद दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी सारी जिम्मेदारियां वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट, जो वहाँ के कोचिंग्स है, वही उन्हीं को उठाना पड़ेगा। और मेरे से कई सारे बच्चे पूछ रहे सर कि दिल्ली जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास, देखिए अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, राइट। कोरोना के बाद पूरा सिस्टम ही बदल गया है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। आपको हजारों चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन हर चीज़ सुविधा उपलब्ध है। आप करोल बाग, ओआरएन जैसे जगह जाते हैं, वहाँ पे जब हम लोग तैयारी करने गए तो उस टाइम की मैं बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। छोटा सा रूम था, मतलब कि हार्डली आप उसमें, बस मैं बैठ सकता था, उठ सकता था, कुछ नहीं। और मेरा हाथ भी इतना इतना ही लगभग रूम होगा, इतना ही लगभग रूम होगा। उसका रूम 15,000 रुपये उस समय था। ओआरएन वाजीराम के जस्ट पीछे जो घर होते हैं, घर होंगे, आप देखे होंगे वहां। अब ये सोचिए कि अब तो मतलब उसका 15,000 का अब हो गया है, मतलब विदेशी देते थे, अब हो गया वो 25,000। तो सोचिए आप 25,000 महीना खर्च करते हैं, फिर उसमें से भी आप 1.5 से 2 से 2.5 3 लाख रुपए कोचिंग वालों को देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा है, बहुत सारे कोचिंग्स है, हम लोग ये भी आगे लाएंगे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, हर एक एक टॉपिक से वीडियो लेक्चर आएंगे। तो अगर आपके पास है वो सुविधा, ऑनलाइन है, अब देखिए नेट भी, हालांकि अभी नेट थोड़ा महंगा हो गया, बट एक बार आप वाईफाई लगवा लीजिए। अब वाईफाई का मंथली खर्चा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 800 1000 रुपये होगा, ठीक है। तो हम लोग का भी 1000 रुपये ही है। तो आप वाईफाई लगा लीजिए, ऑनलाइन करिए। घर बैठ के भी आपको अगर लगता है कि हाँ वहां जाके मेरे को मटेरियल चाहिए, ऐसा मटेरियल मेरे गांव में या मेरे शहर में उपलब्ध नहीं है, अब वहां जाके ले लीजिए। एक बार 1 महीना गुजार लीजिए, होके आ जाइए। ट्रस्ट मी, अगर दिल्ली में जो बच्चा रहा है 5 साल, तो मान लो 6 उसने अटेम्प्ट दिए फॉर जनरल कैटेगरी, उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। आप वहाँ का रहना खाना, वहाँ का पोल्यूशन, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो रेदर देन आप वहां जाने के बजाय आप ऑनलाइन करिए, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। अपने वहां के मेंटोर से बात करिए, हम लोग है ना, आप पूछिए क्या आपको पूछना है, आपको क्या जानकारी लेनी है, आपको सब बताया जाए। तो जब ऑनलाइन अवेलेबल है हर चीज, आप वही चीज ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी सस्ते दाम में, तो आप क्यों जा रहे हैं दिल्ली। अब वहां पे दिल्ली जाते हैं, वहां पे लाइब्रेरी वालों ने क्या क्या, मतलब मैं तो आज तक लाइब्रेरी कभी, मैं तो ये बोलूंगा कि लाइब्रेरी, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो लाइब्रेरी जाते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो आप लाइब्रेरी मत जाइए, वहां पर बस बातचीत होती है। कुछ जेन्युइन बच्चे हैं जो जाते हैं क्योंकि उनका कमरा खराब होता है, तो वो लाइब्रेरी जाते हैं, वो वहां पर पढ़ते हैं। तो रेदर देन लाइब्रेरी जाने से अच्छा है आप घर में रह के पढ़िए। अगर वहां रूम भी रहे, थोड़ा दूर रहिए दिल्ली से, और वहां पे पढ़िए, अपने घर रूम पे पढ़िए। बारिश में बाहर मत निकलिए, आपको पता है कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस समय। दिल्ली अर्थक्वेक भी आ जाए, इतने पतली पतली गली हैं। अब अगर वहां पे जाएंगे तो ट्रस्ट मी बहुत ही दिक्कत पड़ जाएगी, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो रेदर ना बारिश में मत निकलिए, पोल के पास मत खड़े हुई आप लोग। हालांकि ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोवाइड करना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ऐसे बच्चे अगर मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ऑफकोर्स सरकार को ही उठाना पड़ेगा। तो मैं बच्चों से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्लीज अपने जान को जोखिम मत डालिए। अब बारिश में हो गया, एक पूरा पानी भर गया है, आप वहां जा रहे हैं, कोचिंग में वीडियोज आ रहा था, मत जाइए। बारिश हो रही है, जान
लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी से। यूपीएससी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है, आपके माँ बाप है। तो रेदर देन अब आप वहां जाके बारिश में मत निकलिए, धूप में मत निकलिए, जिस समय अगर ठंडी में पोल्यूशन बढ़ा मत जाइए। एक क्लास छूटेगा, दो क्लास छूटेगा, तीन क्लास छूटेगा, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर वो कोचिंग वाले ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे हो उनका ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हो। तो रेदर देन मैं तो ये कहूंगा आप घर बैठे पढ़ाई करिए। हर चीज घर बैठे उपलब्ध है इस जमाने में। उस समय आज से 10 साल पहले नहीं रहते थे, लेकिन इस समय तो हर सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास टैबलेट है, आप घर बैठे तैयारी करिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि ऐसे जो बच्चे, जैसे एक तो बच्चे जिसको करंट लगा वो मेंस लिखने जा रहा है, सोचिए उनके माँ बाप, उनके घर वालों को क्या बीत रही होगी। तो आप अपनी जान जान को जोखिम में बिना डाले आप घर में बैठ के तैयारी करिए। हाँ, मुझे पता है कि घर में क्या होता है कि वैसा माहौल नहीं मिलता है, और यस ये बात होती है जहाँ बच्चे रहते हैं वहां पे माहौल बनता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ दिल्ली जाके थोड़ा सा माहौल बनाना है, थोड़ा बच्चों से मोटिवेशन, अब बच्चों को देखना है, 1-2 महीने रह के आ जाइए, या फिर घर रह के अपनी तैयारी करिए। ठीक है। तो हम लोग भी, जैसे हम लोग के जो नोट्स हैं, अभी हम लोग के पास 10 कैंडिडेट नोट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मैं अभी कोर्सेज लाने वाला हूँ। हर एक जो भी हमारे नोट्स हैं उनके लेक्चर्स लाने वाला हूँ। मान लीजिए 30-40 घंटे का एक बुकलेट का नोट्स लेक्चर रहेगा। उसी तरह फॉर एग्जांपल अभी पहले इन्वायरमेंट का आएगा, देन पॉलिटी का आएगा, उसके बाद कल्चर, हिस्ट्री, जितने भी हमारे पास 10 100, ज्योग्राफी जितने भी है, सबके मैं वीडियो लेक्चर्स निकालूंगा। वो क्या कहते हैं, आप वो 40-50 घंटे का एक सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल 40 आवर्स का एनवायरमेंट रहेगा, 40 आवर्स का करीब 35 से 40 घंटे का आपका पॉलिटी का रहेगा। इसी तरह सारे सब्जेक्ट रहेंगे। जब ये नोट्स, जब ये वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको मैं बताऊंगा, आप वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, यही मैं बताना चाह रहा था कि यूपीएससी स्टार्ट प्रिपरेशन करने से पहले आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर आप घर से बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, और देखिए फॉर एग्जांपल अभी जो बच्चे दिल्ली में, लखनऊ वाले दिल्ली मत जाएं, लखनऊ में ऑलरेडी बहुत चीज अवेलेबल है। अब लखनऊ के पास अगर जैसे पटना है, अब फॉर एग्जांपल बिहार में पटना है, पटना में आप में रह के तैयारी कर सकते हैं, इलाहाबाद में लगे आप तैयारी कर सकते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे सेंटर्स खुल रहे हैं। तो रेदर देन दिल्ली में जाके आप तैयारी करें घर से दूर, जो बच्चे जहाँ पे हैं वहीं बैठ के तैयारी करें, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। वरना वो तो आपकी इच्छा है, आपको जहां पढ़ना है आप वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर। इसके पहले भी वीडियो मैंने बताया आपको कि आप प्रिपरेशन करना क्यों चाहते हैं। वाई यू वांट टू बिकम आईएएस, आप आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। आपको आईएएस, आईपीएस आपको बहुत ग्लैमर लगता है ना। अभी कुछ कुछ मोटिवेशन स्पीकर भी इसको और ग्लैमराइज कर दिए। आपको तैयारी करना ही क्यों है। वाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस, अपने आप से पूछिए। आप जब किसी से आपको पता चला है कि आपके भाई बंधु चाचा भतीजे जो भी हैं वो लोग तैयारी कर रहे थे, तो अब उनको देख के तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी जेलसी में आपके पड़ोसी वाले निकाल दिया है तो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उस भाव से आ रहे हैं तैयारी करने, तो आई डोंट थिंक कि आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको तैयारी इस, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि देखिए कि सर मुझे देश को सुधारना है। हाँ ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है, आपको देश को सुधारना है, आपको सोसाइटी को अच्छी करनी है, आपको जो भी तकलीफें हैं जो सोसाइटी में आपको दूर करनी है, बेसिक एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करना है, ये सब तो भैया आपको पता ही है। ये सब तो एग्जाम में लिखने वाली चीज है। बेसिकली हर एक बच्चे को पता है, पहले जब नीली बत्ती मिलती थी, गाड़ी में लगी रहती थी, तो लोग तो उसके लिए भी तैयारी करते थे, है ना। नीली बत्ती मिलेगा, हमारा बच्चा बच्चा कलेक्टर बनेगा। ठीक है। तो इसलिए मैं इसके पहले वीडियो में बताया कि जस्ट एग्जाम, ये आपका एक एग्जाम है। आपको मोटिवेशन में आके, जोश में आके, अरे मैं तो फाड़ दूंगा, मैं तो हर चीज कर दूंगा, मैं यूपीएससी एक ही अटेम्प्ट में, स्पेशली जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है, मैं बता रहा हूँ ये फीलिंग सबको आती है। जो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं ना, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए, वो तो अपने आप को कलेक्टर मानना चालू कर देते हैं। आप किसी अपने दोस्तों को देखिए। और जो मेंस निकाल लेता है वो तो भैया बस कल ज्वाइनिंग आने वाली है, और वो जाके इंटरव्यू में लटक जाते हैं। तो ये कम नहीं करना है। मोटिवेशन में आके, जोश में आके आपने तैयारी किया, वो आपको नहीं करना है। इसीलिए बता रहा हूं, आप अपने आप से पूछिए कि आप क्यों करना चाहते हैं तैयारी। आप आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहिए, और आईआरएस और भी पोस्ट हैं, आप सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं। एक चीज है कि हाँ, जो बच्चे गरीब हैं, जो अंडर प्रिविलेज क्लास से आते हैं, उनको पता है कि यही एक तरीका है मेरे आगे बढ़ने का। यस, ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी अगर आपने एक बार निकाल लिया तो यस, हमारा समाज ही ऐसा है। अमेरिकन सिस्टम तो है नहीं जहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता। आप प्रेसिडेंट ने जो बता दिया, जिनका नाम ले लिया, वो लोग कहते हैं डेलीगेट हो जाते हैं और वो सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है।
तो एक चीज ये है कि आप जो है आप अपने घर का माहौल बदलना चाहते हैं, जो गरीबी है उससे उठना चाहते हैं, यस ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्यों आप क्यों तैयारी करने आ रहे हैं? दूसरा तरीका भैया जिनको पैसा कमाना है, बट अगर आप पैसा कमाने आ रहे हैं, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, अगर आप पैसा कमाने आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आप अगर पैसा कमाने के लिए यूपीएससी में आ रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, आपका कभी नहीं निकलेगा। जो बच्चे बोलते हैं ना, अरे मैं जाके करोड़पति बन जाऊंगा, जाते ही मैं फ्रॉड करूंगा, जाते ही मैं, बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में रहता है। तो अगर आप इस भाव से आ रहे हैं तो आप मत तैयारी करिए, बिल्कुल मत करिए। क्यों ना करिए, मैं बता रहा हूँ, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ पैसा हमेशा बर्बाद होता है। तो रेदर देन इसको तो आप छोड़ दीजिए कि आप करप्शन करेंगे, क्योंकि इस गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई करप्शन करने की सोचेगा। पहले से वैसे भी करप्शन कम हो गया है, ठीक है। तो ये तो आप छोड़ दिए। इसके बाद देखिए, आज से 10 साल बाद आईएएस कोई बड़ी चीज रह भी नहीं जाएगी। अभी इसलिए है 10-15 साल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं इनको इस सर्विस को काफी जो है लग्जरियस मानते हैं। बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, रुतबा मिलता है, सबसे ज्यादा लोगों की इज्जत मिलती है, भैया कलेक्टर बन गए। तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप स्टार्टअप करिए, उसमें ज्यादा पैसा, आप देश को और अच्छा करेंगे, आप दूसरों को एम्प्लॉय करेंगे। तो रेदर देन अगर पैसा कमाना है तो आप मत आइए। अगर आपको इज्जत कमानी है और समाज के लिए कुछ करना है तभी आप आईएएस की तैयारी करिए, वरना मत करिए। कई सारे बच्चे, अब 1000 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम, मैंने जिससे बात की है, लोगों बात की, वो काफी विनम्र होते हैं अपने स्वभाव से और अच्छी अच्छी जगह से पढ़ के, आईआईटी से, आईएम से, अच्छे अच्छे इवन फॉरेन जो नेशनल से पढ़ के आए बच्चे, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वो भी तैयारी करते हैं यूपीएससी के। अगर आपको समाज में कुछ चेंज लाना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे तैयारी से, मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन से मैं अगर कलेक्टर बन गया, मैं ये चीज से गुजरा हूं तो मैं इसको चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने देखा भाई, कई सारे ऐसे मोटिवेशन है जो बंजर जगह से निकले हैं, भैया मुझे इस तरह, मुझे और लोगों की स्थिति ना हो तो मुझे वो चीज चेंज करना है, इसलिए, लेकिन वो बात में जाकर बदल जाते हैं, वो बात अलग है। तो अगर ये आपका एम है तो ही आप यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करिए, वरना आप मत करिए। आप पैसे के लिए अगर आ रहे हैं यूपीएससी आईएएस के लिए, तो ट्रस्ट मी, एक कितना कमा लेंगे, आप कमा भी लेंगे तो आप एक ना एक में फंसे रहेंगे। और एक बार आप फंस गए तो आपका पूरा करियर, जितनी आपने मेहनत की, सब बर्बाद हो जाएगा। अभी आपने केस सुना था पूजा वाला, ठीक है। तो वो उस चक्कर में आप फ्रॉड तरीके से अगर यहाँ आएंगे तो आप मत तैयारी करिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आपको यूपीएससी की तैयारी क्यों करना है, क्यों, कौन से बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी, आप सपोज करिए आप तैयारी करने आ गए, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं, यूपीएससी में जो बच्चे तैयारी करने आते हैं, पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। आप बेसिक्स कैसे ध्यान, पहले आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। बेसिक्स क्यों इम्पोर्टेंट, बॉस? बेसिक्स मतलब क्या है? मतलब मैंने इसके पहले वीडियो बनाया, 6th to 12th। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आ रहे हैं तो 6 से 12 ये, अब तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे मत पढ़ो, ये सब कुछ काम नहीं आता। ट्रस्ट मी, उन्हीं का निकलता है जिनका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी आप कर लीजिए अगर आपको यूपीएससी निकालना है, ठीक है। ये आप पढ़ के आइए। अब एक बार आप ये पढ़िए तो आपको रियलाइज होगा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जब आपने एनसीईआरटी पढ़ने के पहले, आपको क्या कहते हैं, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देख के रखिए। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि आप सिलेबस पढ़िए। अब सिलेबस आपने पढ़ लिया, अब आपके अंदर ताकत आ गई, आपके अंदर मोटिवेशन आ, भैया मैं तो भैया कल ही कलेक्टर बन जाऊंगा, एक सज्जो बच्चे तैयारी करो, मैं 1 साल में निकालूंगा। फिर 1 साल में जब प्रीलिम्स निकलता है, इस बार दूसरे साल निकालूंगा, उस बार नहीं निकलता है। ऐसे कई सारे बच्चों को देखा है। तो एकदम ज्यादा मोटिवेशन में आके अपने होश मत खोइए। होश खोने से अच्छा है बी रैशनल। मैं बार बार ये बोलता हूँ, सिलेबस देखिए जाके, सिलेबस यूपीएससी के लिखा हुआ है, सिलेबस पढ़िए कि आप कर भी सकते हैं कि नहीं तैयारी, ठीक है। सिलेबस के बाद उसको एनसीईआरटी घोल के पी जाइए, ठीक है। उसके आप नोट्स बनाइए। नोट्स, मैं क्यों नोट्स बोलता हूँ हर चीज बनाने में, मैंने भी बनाए थे, सबने बनाए थे। हालांकि देखिए, कई कई लोगों का, कई लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, जो यूपीएससी नहीं निकाल पाए हैं या जिनका इंटरव्यू में नहीं रह गया है, जो बहुत बार मेंस लिखे उनका रह गया है, वो बेकार बच्चे थे, वो भी बहुत अच्छे पढ़ने में। बस उतना ही अंतर है, 10-12 मार्क्स का गेम होता है। आपको क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, मेंस की बात कर रहा हूँ, इवन इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, 10-12 मार्क्स का ही गेम होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं निकाले उनको भी ज्ञान नहीं है।
बस 10-12 मार्क्स वो थोड़ा सा अच्छा लिख लिए, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। वो भगवान जो सेलेक्ट हो गए वो भगवान नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने जो बोला, टॉपर्स ने जो बोला, जो टॉपर्स ग्लैमराइज करते हैं हर चीज, जो उन्होंने बोला वो सब सही है, ऐसा नहीं है। वो हर चीज सही नहीं होता है, ठीक है। उनको बस लिखना थोड़ा सा अच्छा हो गया, उनको आधे मार्क्स हर क्वेश्चन में मेंस में ज्यादा मिल गए, इसलिए वो आईएएस बन गए हैं। और जो नहीं निकाल पाया उनको आधे मार्क्स का इतना ही अंतर है दिमाग में, इस दिमाग में इससे ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो बेसिक 6th-12th एनसीईआरटी करना है, ये आपको 3 मंथ्स में कवर कर लीजिए किसी हालत में। मतलब 3 महीने रगड़ पड़िए, एक बार रीडिंग मान लीजिए, वन टाइम रीडिंग मान लीजिए सारा, जितने भी सब्जेक्ट हैं। उसमें कौन कौन सब्जेक्ट है मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए बता दूं। पॉलिटी का मान लीजिए, आपका ज्योग्राफी का पढ़ लीजिए, एनवायरमेंट उसी में आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री का पूरा हिस्ट्री कर लीजिए, एंशियंट और स्पेशली एंशियंट और मॉडर्न। बट अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार मिडिवल पढ़ लीजिए। मिडिवल पढ़ने से क्या आपको एक स्ट्रीमलाइन होता है, कब इवेंट हो जाता है, क्या क्या हुआ है, ठीक है। और इन्वायरमेंट में आपको मैंने बता दिया था कि बायोलॉजी की लास्ट में जो 4 चैप्टर है 12th क्लास को आप पढ़िए, ठीक है। और जितने भी एनसीईआरटीज हैं सोसाइटी से रिलेटेड वो पढ़ लीजिए, वो मेंस में काम आता है। एक बार रीडिंग पूरा मान लीजिए, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, उनके आप नोट्स बनाइए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नोट्स बनाने में ये नहीं कि आपने नोट्स बनाया पूरा बुक ही छाप दिया। कई बच्चों की आदत होती है, एक चैप्टर मान लीजिए 5 चैप्टर का बुक एक सब्जेक्ट है, तो वो पूरा 5 चैप्टर का ही पेज का नोट्स बनाते हैं, ऐसा फायदा क्या। नोट्स बनाइए जो क्रिस्प हो, ठीक है, जो आपका नोट्स क्रिस्प हो। मतलब ये अगर 5 पेज का कोई एक चैप्टर है तो वो आपका एक पेज में आ जाना चाहिए नोट्स, ऐसा आपको नोट्स बनाना है 6 से लेकर 12 तक, ऐसा बना लीजिए। ट्रस्ट में बहुत काम आता है। नोट्स बना लिए, अगर मान लीजिए जो बच्चों को नोट्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा और प्रैक्टिस करिए। लेकिन आप नोट्स बनाइए, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो उसके साथ मेरे जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं नोट्स के, वो मेरे नोट्स ले लीजिए आप। अगर आपको लगता है, मैं तो यही बच्चों को बोलता हूँ पहले आप नोट्स खुद बनाइए। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो हमारे नोट्स ले लीजिए, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सारे हैं। तो एक काम करिए, आप पॉलिटी की बुक ले लीजिए। सपोज करिए आपने पॉलिटी के नोट्स लिया, अब पॉलिटी के नोट्स आपने लिया तो आप साइड में एनसीईआरटी आपने साइड मेरे नोट्स रखे, ठीक है। मान लीजिए मेरे नोट्स हैं, ये आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा, आपने अपना भी नोट्स बनाया। अब आपको लगता है कि ये सर के पॉइंट में ये टॉपिक नहीं है तो आप इससे यहाँ पे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक कंपाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक कंपाइल हो जाएगी आपकी एक बुक जो है, पूरी तैयार हो जाएगी, आपको उससे ज्यादा भागना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है आपको कैसे नोट्स बनाना है, तो आप मेरे नोट्स ले लीजिए, आप उसी नोट्स से देख के अपने नोट्स बना लीजिए, और शॉर्ट फॉर्मेट में एनसीईआरटी और अपना मेरे नोट्स को खोल के देखिए, जो पॉइंट नहीं है आप मिला के उसमें लिख लीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज, आपको अब जब बच्चे मान लीजिए आज से मैं तैयारी करने जा रहा हूं, तो आज से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करना है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर करंट अफेयर्स पढ़ूं कैसे, मैं तो ये कहूंगा करंट अफेयर्स के भी आप नोट्स बनाइए। वो नोट्स कैसे बनाना है, द हिंदू पढ़िए, द हिंदू पढ़ लीजिए, ठीक है, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस आई ही में लिख दिया, ठीक है, या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, आप देख लीजिए जाके। अगर द हिंदू में थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रोच होता है तो उसको छोड़, ज्यादा आपको क्रिटिकल नहीं बनना है, ठीक है। सरकार के प्रति क्रिटिकल नहीं, सरकार हर चीज गंदा काम नहीं कर रही है ना, कोई सरकार गंदा काम नहीं करती है, ठीक है। हर चीज गंदा काम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिंदू में आप जो भी जिनके भी कॉलम पढ़ेंगे मोस्टली क्रिटिकल होते हैं, तो उसको थोड़ा सा रहिए। अगर मान लीजिए आपने 10 पॉइंट लिखा है, 10 पॉइंट पूछा है यूपीएससी में कि आप बताइए, क्रिटिकल इवेल्युएशन करिए। तो क्रिटिकल इवेल्युएशन मतलब आपने सारे 10 पॉइंट आपने क्रिटिकल इवेल्युएशन की, सरकार बेकार काम करती है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार वो नहीं किया, तो यूपीएससी वाले सोचेगा आपकी दिमाग ही आपका खराब है, आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। तो रेदर देन आपने अगर क्रिटिकल इवेल्युएशन पूछा है तो 6 पॉइंट आप क्रिटिकल लिखिए और 4 पॉइंट आप अच्छे लिखिए। हाँ, ये चीज सरकार ने गलत किया है लेकिन ये सरकार भी कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छा इस आंसर, इसी तरह आप आंसर फॉर्मेट लिखिए, इसी तरह आप नोट्स भी लिखिए अपने, ठीक है। इस ट्रस्ट में कई बच्चे बोलेंगे सर अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी प्रैक्टिस करेंगे वही बच्चे जो भी प्रैक्टिस करते हैं मेंस में लिख पाते हैं, ठीक है। तो या तो आप द हिंदू पढ़िए या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसका भी आप आर्टिकल पढ़िए। अब उसकी सपोज करिए आपको पता है कि ये नोट्स ये वाले हैं, ठीक है, आपको पता है कि हाँ द हिंदू, सपोज करिए आपको पेपर अपना पढ़ा द हिंदू का, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। द हिंदू में आपने देखा कि हाँ ज्योग्राफी का कोई टॉपिक, सपोज करिए लैंडस्लाइड, अभी वायनाड में लैंडस्लाइड हो रहा है, सॉरी
सपोज करिए वायनाड में लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? अब लैंडस्लाइड क्या होता है? वायनाड में आपको पता चला कि लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड क्या होता है? क्यों हुआ लैंडस्लाइड? वायनाड कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, वायनाड कहाँ पे सिचुएटेड है, वहां पे क्यों इतना लैंडस्लाइड हो रहा है? वेस्टर्न घाट्स का इसमें क्या रोल है? ये ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स का क्या रोल है? वहां पे इतना बारिश क्यों होता है? क्यों होती है इतनी बारिश? अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि लैंडस्लाइड का है, तो उसका छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल, अब वहां पे सही से लोगों ने, जो सरकार का काम था, जो वहां की म्यूनसिपैलिटी काम था, उन्होंने पहाड़ों से लोगों को नहीं हटाया, जबकि फोरकास्टिंग दे दी गई थी। सपोज करिए फोरकास्टिंग दी। अब फोरकास्टिंग क्या होता है? अब देखिए अमित शाह का भी आया था स्पीच कि अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब ये सब न्यूज में बना रहता है, तो उसका, अब यही चीज अगर आप नोट्स में लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल जीएस, जीएस में अब आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी कहाँ पे आता है, जीएस 1 में आता है। मेंस के बाद बता रहा हूं मैं कैसे आंसर आपको लिखना है। ये आपका बुकलेट है नोट्स, वहां पे लिख लीजिए लैंडस्लाइड, और यहाँ पे लिखिए क्या कहते हैं, कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। अब जैसे कौन से जैसे फॉर एग्जाम्पल गाडगिल कमेटी ने बोला था कि यहाँ पे जो भी पहाड़ों में है वहां पे ज्यादा आप डिफोरेस्टेशन मत करिए, वरना ये लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे गाडगिल कमेटी लिखी है, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। द हिंदू ऐसे ही निकालता है, ठीक है, डीप एक्सप्लेनेशन से। इसी तरह का आपका नोट्स, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का नोट्स कंप्लीट। इसी तरह आपको जितने भी, ये यही चीज आपको कोचिंग वाले भी अपने मंथली मैगजीन में लिख के देंगे। ये चीज अगर आप अपने आप से नोट बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, करंट अफेयर्स आपको अपने आप से नोट बनाना। जो द हिंदू पढ़िए या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। कभी भी याद रखिए, जो बच्चे यूपीएससी निकालते हैं, ये याद रखिए, वो हमेशा अखबार पढ़ते हैं। दे ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर। कुछ भी हो जाए, उन्होंने 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है न्यूज़पेपर। आप शुरुआती दौर में अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू रीड 3 आवर्स इन डिटेल। उसमें से आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी, जो भी जैसे इन नेता ने क्या कहा, उस नेता ने उसको क्या जवाब दिया, वो सब पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है। अगर उस पॉलिटिक्स में जीएस आ रहा है, सपोज करिए इसको एज ए मनी बिल, कोई भी बिल को एज ए मनी बिल पास कर दिया, तो मनी बिल है तो मनी बिल के बारे में पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़नी है। एनसीईआरटी जो है बच्चा, जो एनसीईआरटी आपको 6 से 12 पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है। अच्छा, जैसे बहुत सारे आपने कई सारे बच्चे बोले सर मंथली मैगजीन पढ़ना है, ठीक है। कोई भी कोचिंग का फ्री में उठा लीजिए, मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी, ठीक है। मंथली मैगजीन आपको पढ़िए, मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़िए, कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, उसको पढ़िए। कई बच्चे बोलते हैं मैगजीन पर योजना कुरुक्षेत्र, देखिए योजना कुरुक्षेत्र सब ले लेकर रख लेते हैं साइज से। जितने टीचर्स बोल रहे हैं ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, लेके आप रख लेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप पूरे 5 साल बता देंगे, उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। तो मंथली ये सब योजना कुरुक्षेत्र समझ लीजिए, सारी कोचिंग आजकल हर चीज अच्छा अच्छा निकालती है। तो मैंने बताया ना आपको, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स करना है, मंथली मैगजीन ले लीजिए और न्यूज़पेपर से उसमें सारा डिटेल उसी का आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके पहले मैंने क्या बताया, अगर आपको नोट्स बनाने, 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़िए, जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उसको पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो हमारी बुकलेट ले लीजिए। आपको लगता है कि आप उस बुकलेट से पढ़ सकते हैं, आप पढ़ ले लीजिए बुकलेट। उसमें भी मैंने जो बनाया है वो सारा उसी एनसीईआरटी का भी है, और डिफरेंट डिफरेंट करंट अफेयर्स और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज उसके हिसाब से वो बनाया गया है, ठीक है। अब आपको अपना डे प्लान कैसे करना है, तो सपोज करिए आप, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो पढ़ते हैं रात में, जो लेट नाइट पढ़ते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं, भैया वो रात में उल्लू की तरह जागते हैं। एक होते हैं जो भैया एकदम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, ठीक है। और एक जो होते हैं वो मॉर्निंग होते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है। अब बेसिकली बोल एज ए टीचर मैं तो यही बोलूंगा भाई आपको यही करना है, लेकिन एज ए स्टूडेंट सबके दिल में पता है सब लेट नाइट जगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप निशाचर हैं, आप रात में पढ़ सकते हैं, आप रात में पढ़िए। अगर आपको लगता है आप दिन में उठ के पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़िए, ठीक है। तो उनके हिसाब से बता रहा हूँ, मोस्टली मैं तो यही प्रेफर करूंगा। देखिए ट्रस्ट मी, जो लेट नाइट पढ़ते हैं आपको मजा तो आएगा, लेकिन कुछ सालों बाद ये आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं रात भर पढ़ता हूँ और अगले दिन फटीग रहता है, नहीं पढ़ पाता। तो इसीलिए होता है क्योंकि आप रात भर जगेंगे तो आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। और आप देखिए, जब आईएएस की आप तैयारी करना है तो यू शुड बिहेव लाइक एन आईएएस।
भैया आपको सुबह उठना है, ब्रश करना है, पूरा अपना सब कुछ कर लिया, फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट लिया, पढ़ाई में बैठ गए। करना तो यही चाहिए। तो मैं इसी के हिसाब से बताऊंगा। लेट नाइट जो पढ़ते पढ़ते हैं, बस लेट नाइट पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं और मजे ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको अवॉइड करिए। यू शुड अवॉइड लेट नाइट स्टडी। अगर आप एग्जाम आ नजदीक आते 1-2 महीने पढ़ लीजिए, बट मैं बोलूंगा लेट नाइट स्टडी करनी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे करते हैं। तो जो करते हैं ठीक है, आप पढ़िए, जब तक नींद आ रही है अभी पढ़िए आप, अगर आपको मन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। 2 टाइप के बच्चे होते हैं। तो मान लीजिए सपोज कि आप सुबह उठ के, सुबह उठते ही मान लीजिए आप 8 घंटे की नींद लेने के बाद आप उठ गए 8 बजे, सब कुछ करने के बाद, ठीक है। 8 बजे आप क्या कहते हैं 8 AM में उठ गए, सुबह 8 बजे आपने पढ़ाई चालू कर दी। ये उनके लिए जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब 8 बजे उठ गए, अब 8 बजे उठ के आपने सब कुछ ब्रेकफास्ट करके सब हो गया, आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। 8 बजे अब 3 घंटे आप लगातार जो है न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। यहाँ मैं NP लिख रहा हूँ, ठीक है, ये न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखिए 3 घंटे लगातार बैठ के वैसे भी कोई पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता है हार्डली 20 से 25 मिनट ही आपका कंसंट्रेशन होता है, उसका तुरंत मोबाइल हो जाता है। तो प्लीज मोबाइल को ऑफ करके, या तो ऑफ नहीं बोलूंगा मैं, साइलेंट करके आप अपना लैपटॉप खोल लीजिए और उसमें से गूगल खोल लीजिए। न्यूज़पेपर में आपको कुछ भी दिखता है इंपॉर्टेंट, सपोज करिए आप पहली बार चीज पढ़ रहे हैं, आपको मनी बिल के बारे में नहीं पता है, या ये कमेटी कोई भी कमेटी लिखी है नहीं पता है, तो तुरंत गूगल सर्च मारिए, ठीक है। यहाँ मैं GS लग रहा हूँ, गूगल सर्च मारिए, उस गूगल सर्च में देखिए क्या होगा, तुरंत पढ़ लीजिए उस चीज को। इसलिए बोला हूँ 3 घंटे आपको न्यूज़पेपर करने ही करने हैं। तो कितना हो गया, 11 बज गए सपोज करो। फिर 11 से आप आपने थोड़ा सा इधर उधर किया, थोड़ा रील वील चलाया, ठीक है, मैं तुम्हें अवॉइड करता हूँ, मत करिए रील वील। 11 से 12 आपने 1 घंटे आपने रेस्ट ले लिया, सपोज करिए आपने रेस्ट ले लिया, ठीक है, आप रेस्ट ले लीजिए, ठीक है, आप रेस्ट ले लीजिए। फिर आप 12 बजे से 1 बजे तक 1 PM, ठीक है, आप पढ़िए कोई भी सब्जेक्ट GS1, या सपोज करिए कोई भी आपने GS उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी GS उठा लिया, आपने पॉलिटिक्स के उठाया, आप पॉलिटिक्स को कर लीजिए। फिर 1 बजे के बाद 1 से 2 आप खाना खा लीजिए, 1 से 2 आप खाना खा लीजिए, ठीक है। थोड़ा दिन को सोने, मैं तो ये बोलूंगा जो बच्चे तैयारी करने वाले दिन में मत सोइए, जो दिन में सोता है वो उसका दिमाग वैसे ही कमजोर हो जाता है, तो दिन को अवॉइड करिए सोना। कई लोग इससे भड़क जाएंगे, अरे सर ये क्या बोल रहे हैं दिन में नहीं सोना चाहिए, मैं तो वो भी बोलूंगा आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, जल्दी सोइए रात में, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं 1 से 2 आप क्या कहते हैं आप अपना खाना खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर जिसको सोना है सोइए, नहीं सोना मत सोइए, ठीक है। फिर 2 से मान लीजिए जो आपने जो GS में आप पढ़ रहे थे आप कंटिन्यू कर लीजिए 2 से 4 2 घंटे। तो दिन में 3 घंटे, मतलब कि 3 घंटे आपने में टोटल एक GS कर लिया, कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी कर लिया। अब 2 से 4 आपने पढ़ा, वही पॉलिटी पढ़ा, ठीक है, 4 बजे तक आपने पॉलिटी कंप्लीट की। फिर उसके 4 बजे के बाद अब 4 से फिर आपने थोड़ा सा चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, बस आपको लगा भूख लग रहा है तो 4 से 5 आपने रिफ्रेश कर लिया। फिर आप 5 से 6 से बैठ जाइए, 5 बजे से या 6 बजे से, या तो जो लोग सोते हैं उनके 6 से 9, फिर 3 घंटा आप जो है GS2 करिए, ठीक है। GS2 अभी मैं इस वीडियो में ऑप्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आप मोटा मोटी बता देता हूँ कि ऑप्शन भी आपको 1-1 2-2 घंटे डेली पढ़ना है अपना ऑप्शन, ठीक है। GS2 कर लीजिए। GS2 मतलब कोई भी अदर सब्जेक्ट ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी कर लिया, आपने ज्योग्राफी कर लिया 6 से 9, ठीक है। फिर उसके बाद अपने खाना वाना खाया, फिर 10 बज गया, 10 से 11, या तो आप अगर 11 बजे तक जग रहे हैं तो सुबह आप 7 बजे क्या कहते हैं उठ जाइए। अगर आप 11:30 12 बजे सोते हैं तो आप 7 बजे उठ जाइए, ठीक है। 10 से 11 आप अपना ऑप्शन देखिए। अगर आप ऑप्शनल डेली नहीं पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी आपको यूपीएससी नहीं निकलेगा, ठीक है। इसी तरह आप पूरा दिनचर्या करिए, हर 3-3 घंटे, 3 घंटे आपने एक दिन में GS1 किया तो कोई सब्जेक्ट कर लिया, फिर 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट किया, 3 घंटे न्यूज़पेपर, कितने घंटे हो गए 9 घंटे ये हो गए आपके, ठीक है। 9 घंटे की आपकी एकदम एग्जैक्ट पढ़ाई होगी। 3 घंटे आपने पेपर किया, 3 घंटे आपने पॉलिटी के नोट्स पढ़ाए तो किसी सब्जेक्ट का पढ़ा, 3 घंटे आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, और 1-2 घंटा आप डेली जो है ज्योग्राफी का, या तो ऑप्शनल, जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है या तो किसी और ऑप्शनल, मेरा ज्योग्राफी इसके बारे में मेरे से ज्योग्राफी निकलता है, कोई भी ऑप्शनल आप जो पढ़ सकते हैं वो पढ़िए डेली। इसी तरह का आपको रूटीन, अब मान लीजिए सपोज करिए आपने ये पूरा पढ़ लिया, उसी में आपको 3 घंटे में बता रहा हूँ नोट्स भी बनाना है, इसमें भी आपको नोट्स बनाना है, इसमें भी आपको नोट्स बनाना है, या तो जो मेरे नोट्स लिए हैं उसमें आप लिख लीजिए, आपको लगता है सर ने ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको नोट्स मेकिंग का करना है। उसी के साथ साथ
जब आप एक हफ्ते पूरा पढ़ लीजिए, सपोज करिए आपने आज पढ़ाई है पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने बताया, उसी के एक हफ्ते बाद कोई भी ऐसा 2 दिन बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सैटरडे बना लिया और संडे बना लिया, ठीक है। सैटरडे संडे जो है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए ये मैं बोलता हूँ लेकिन करता कोई नहीं है। क्यों नहीं करते हैं मुझे पता है, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो करते हैं वही 1,000 में आते हैं, ठीक है। जो करते हैं वही 1,000 में आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि वो रिवीजन पे ध्यान देते हैं, और जो रिवीजन पे ध्यान देता है यूपीएससी उसी को सेलेक्ट करती है और उन्हीं का सिलेक्शन होता भी है, ठीक है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। रिवीजन, नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग से मेरा यहाँ मतलब है आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग, आंसर लिखे डेली। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बुक जो मेरे नोट्स है वो मेंस के लिए भी है। देखिए मेंस का कोई अलग सिलेबस नहीं होता। हाँ, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, पॉलिटी में गवर्नेंस डिफरेंट है, मेंस के लिए कुछ अलग नहीं होता, न प्रीलिम्स के लिए होता है। खाली मेंस में आपको क्वेश्चन में एनालिसिस करना होता है, फैक्चुअल नहीं होता, उसको एनालाइज करना होता है, उसको आपको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के उसको आंसर प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर जब डेली जो बच्चे आंसर प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं का यूपीएससी निकलेगा, ठीक है। ये मैं डेली दिनचर्या बता रहा हूं आपको, प्लान कैसा होना चाहिए। इस तरह आप 7 से 8 महीने अगर कर लिए, उसमें से जो मैंने बताया जीएस पे आपको बुक जो पढ़नी है आप पढ़ लीजिए, जो कॉमन बुक है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इलेक्शन ग्राउंड है आपका, ज्योग्राफी का आपका एनसीईआरटी में तो बोलूँ उससे मत पढ़िए, और स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है। और जो मेरे बच्चे नोट्स लिए हुए हैं उनको बार बार आप उस नोट्स को रिवाइज करिए। ट्रस्ट मी, जो बच्चे मेरे नोट से पढ़ रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, उसमें करंट अफेयर्स ऐड करिए, लगातार उसको पढ़ते रहिए, उससे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे बोलते सर ये बुक पढ़ लूँ वो बुक, देखिए आप बुक तो हजारों हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक पे स्टिक रहिए, आपको जो अच्छा लगता है आपके खुद के नोट्स बनाइए, अगर मेरे नोट्स बना उसको पढ़िए, या तो आप कोई बुक पढ़िए उस पे, लेकिन आप स्टिक रहिए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें बेसिक्स बुक जो कौन कौन सी होती है मैं बता दूंगा। वैसे मैं हर एक चैप्टर में बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपको जो लगता है आप वो पढ़िएगा, ठीक है। तो आंसर प्रैक्टिस आपको डेली करनी है सिलेबस के हिसाब से। इसके पहले वीडियो मैंने बताया कि आपको ऐसे हर हफ्ते लिखना है। आंसर प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, 5 से 6 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप लिखिए। जब आप इतना नोट्स लिखेंगे ना, लिखना ही इंपॉर्टेंट है, राइटिंग ही यूपीएससी में इंपॉर्टेंट। जो बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे राइटिंग करेंगे, जो बच्चे लिखेंगे, उन्हीं का यूपीएससी सिलेक्शन देती है, ठीक है। काफी बड़ा वीडियो बन गया है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए, तो आप इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। और किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वहां आपको आपको सारी डिटेल मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मेरी बातों का ध्यान दीजिए, जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।